तो हम आपको बता दें कि आज की इस वीडियो में आपके लिए एक नए सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोगों के डिमांड के ऊपर काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट्स करके ये बता दिया कि क्या वो लोग चाहते हैं। मैंने इसके बारे में पूछा था कि क्या इस वीडियो को स्टार्ट किया जाए, इस बुक को स्टार्ट किया जाए, तो बहुत सारे कमेंट्स आए कि मुझे कि ये स्टार्ट किया जाए। तो मैं आपको बता दूँ कि मैं इस वीडियो का यानी इस बुक का फर्स्ट वीडियो ये स्टार्ट कर रहा हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि इस बुक में सबसे पहला जो चैप्टर दिया गया वो भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था दी गई है। और इस टॉपिक में देखिए यानी कि इस सब्जेक्ट से रिलेटेड तो यहाँ पे 16 टॉपिक्स दिए गए और इस वीडियो में आपको टोटल यहाँ पे 8 टॉपिक्स को कवर करने वाला हूँ। करीब यहाँ पे आपको 150 प्लस क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, जितने भी क्वेश्चंस इसमें दिए गए वो काफ़ी चुनिंदा क्वेश्चन है। यहाँ पे मैंने कोई क्वेश्चंस को निगलेक्ट नहीं किया, सारे क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। जो भी क्वेश्चंस इस बुक में दिए गए वो सभी के सभी आपके साथ डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा 1774 में जो कि कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है? सेकेंड क्वेश्चन ये बनता है कि भारतीय शासन व्यवस्था में प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ठीक है, ऑप्शन हम यहाँ पे जो कि ए को टिक करेंगे। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। और अगर पूछ ले कि किसके शासन काल में हुआ था तो लॉर्ड कैनिंग के शासन काल में हुआ था। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्रदान की गई? बजट पर चर्चा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखिएगा। देखिए बजट पर चर्चा 1892 अधिनियम के द्वारा दी गई। ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे। एक मैं आपको और बता दूं, 1892 का जो अधिनियम है ना, अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के लिए काफ़ी ये फेमस रहता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मतदान का अधिकार जो इसके तहत प्रदान नहीं किया गया था, अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की जो कि प्रमुख विशेषता मानी जाती है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई? फिलहाल इस वीडियो में हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अभी आप क्वेश्चंस को देख लीजिए जो क्वेश्चंस, क्योंकि आपका एग्जाम्स बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका है। तो अगर हम डिस्कशन करने लगे तो वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और सारे क्वेश्चंस को हम कवर भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस को देख लीजिए। एक्सप्लेनेशन हम बाद में एक और सीरीज स्टार्ट कर देंगे जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस को डिवाइड कर करके जो कि एक्सप्लेनेशन भी साथ में देख लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो को आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के तौर पर देख लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपका बहुत नज़दीक आ चुका है, तो आप रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए केंद्र में द्विसदनीय विधायिका अगर हम बात करें तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। देखिए ये जो अधिनियम है वो काफ़ी फेमस अधिनियम है, इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो मैं थोड़ा सा डिस्कशन इसके बारे में कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें कि केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो 1919 के द्वारा। साथ ही साथ इस अधिनियम के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई। जैसे कि मैंने ऊपर बताया था कि 1892 में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया था, प्रारंभ किया गया था। उसी के द्वारा 1919 में इसको समाप्त करके प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया। ठीक है, और महिलाओं को मत देने का अधिकार भी इसी अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ। साथ ही साथ प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई। क्लियर, ध्यान रखेंगे। और इस अधिनियम के द्वारा भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना भी की गई थी 1921 में। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ एक चीज़ आप और भी याद रखेंगे, जैसे कि महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति का प्रावधान किया गया था वो इसी अधिनियम के द्वारा 1919 के द्वारा। क्लियर। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारत सरकार अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है, तो मार्टिन्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सभी चीज़ें जो कि इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्न में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा को भारत से पृथक किया गया था? देखिए वर्मा को भारत से पृथक किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो कि 1937 में अलग किया गया था इस अधिनियम के तहत। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई थी? जो संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो किसे दी गई थी, तो वो गवर्नर जनरल को दी गई थी। ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई? राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई?
तो देखिए मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति दी गई थी वहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ठीक है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश निर्गत करने की जो शक्ति है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो कि दी गई थी, ध्यान रखेंगे। और अगर आर्टिकल की बात करें तो आपको पता है आर्टिकल क्या, 123 यानी 123 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वीवीआई क्वेश्चंस है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। संघात्मक व्यवस्था जो कि कनाडा के संविधान से लिया गया, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, बताइए किस अधिनियम से। यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर, तो सही आंसर क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस विषय में भिन्न है कि भारत में क्या होगा राइट आंसर। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर अगर हम बात करें तो ऑप्शन डी को टिक करेंगे, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था से। आपको पता है कि न्यायिक पुनर्विलोकन जो ली गई है वो कहाँ से ली गई है, तो अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी को यहाँ पे टिक करेंगे, अलग है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सत्य होगा, तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। ठीक है, सरकार की संघीय प्रणाली है, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। आगे की तरफ बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है। देखिए मैं आपको बता दूं कि इस बुक में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए ना वो बिल्कुल एग्जाम्स के पैटर्न पे सजाया गया, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड पे ये बुक है। तो आपको पता है कि अब एग्जाम्स में एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप इस बुक को अगर पढ़ लेते हैं अच्छे से तो डेफिनेटली कि आपका कोई भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में दिक्कत नहीं करेगा। तो बस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, फॉलो करते रहिए, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो अगर सही आंसर की बात करें तो क्या होगा, मौलिक अधिकारों की अवधारणा कहाँ से ली गई है, तो मौलिक अधिकार जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया, ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, कहाँ से हुआ था ये आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म और मृत्यु कब हुई, तो राइट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, जन्म 1891 और मृत्यु 1956। ध्यान रखिएगा, और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो आपको ये ध्यान रखना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जो हुआ था 14 अप्रैल 1891 में महू यानी कि मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई थी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित हुई जो प्रथम आंतरिक सरकार के सदस्य नहीं थे। ठीक है, यानी कि प्रथम आंतरिक जो सरकार का गठन हुआ था अगस्त 1946 में, तो उसमें इसके सदस्य नहीं थे, कौन होगा सही आंसर। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन यहाँ पे सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसके सदस्य नहीं थे। ध्यान रखिएगा इसका गठन कब हुआ था, 24 अगस्त 1946 को ये पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन का प्रारंभ हुआ था। प्रथम अधिवेशन का जो प्रारंभ हुआ था वो कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। और इस बैठक की जो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था किसे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, जबकि 2 दिन बाद 11 अगस्त को जो फिर से बैठक हुई उसमें जो स्थायी सदस्य के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की थी, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण हेतु भारतीय संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन आयोजित किए गए थे। तो कुल कितने अधिवेशन आयोजित किए गए थे, तो ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे, कुल 11 अधिवेशन। अगर हम बात करें कि भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कुल कितने समय लगे थे, तो 2 वर्ष 18 दिन का समय लगा था, और इस दौरान कुल 11 अधिवेशन हुए थे। कुल अवधि की बात करें तो 165 दिन आयोजित किए गए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संविधान सभा में सदस्यों का जो निर्वाचन कैसे हुआ था। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चंस पूछा गया, ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा प्रांतीय विधानसभा के सदस्य द्वारा, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे।
संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे। BN राव जो थे, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न ये बनता है कि भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो राइट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, हम यहाँ पे ऑप्शन जो कि ए को टिक करेंगे, संविधान सभा के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन कि किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? तो भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था 1950 को। ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे। ठीक है, देखिए इसका जो रचना है यानी जनगण मन जो हमारा राष्ट्रीय गान है, इसकी रचना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। 1911 में इन्होंने की थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसे संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, और राष्ट्रगान को गाने में आपको पता है कि टोटल 52 सेकंड का समय लगता है। क्लियर। और पहली बार कब गाया गया था? तो पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था वहीं पे गाया गया था। और एक क्वेश्चन ये पूछा था कि 1911 में जब ये गाया गया तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्षता कौन कर रहे थे? ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो वीसन नारायण धर। ठीक है, वीसन नारायण धर। ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनते रहिएगा। निम्नलिखित में से संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघ संविधान समिति के जो अध्यक्ष की बात करें तो बात अगर संघ किया जाए तो वहाँ पे आपको जवाहरलाल नेहरू को टिक करना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि आपको पता है कि 26 जनवरी 1950 को संविधान जो कि लागू किया गया था, तो ऐसा क्यों? ठीक है, तो इसका कारण सिंपल सा बात है कि इसका कारण ये था कि कांग्रेस ने इस तिथि को जो कि 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था, इसी कारण से। अगला प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन अवशेषों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा रखी गई है उनकी व्याख्या की गई है। तो राइट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी, मूल अधिकारों, राज्य के नीति सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में निहित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी आदि शब्दों का सही क्रम क्या है? ठीक है, चलिए अब मैं आपको ऑप्शंस दिखाता हूँ, सही क्रम आपको बताने की क्या होगा, बताइए सही आंसर क्या है। तो मैं आपको बता दूँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन पी, यानी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, तो ऑप्शन बी को टिक करेंगे, ये हमारा सही क्रम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक वस्तुतिथि क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? तो देखिए इस क्वेश्चन के अगर हम राइट आंसर की बात करें तो हम यहाँ पे ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की जो संवैधानिक वस्तु स्थिति यानी कि रियलिटी की बात करें तो भारतीय संविधान की उद्देशिका के अनुसार संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से जो कि किया गया? तो सही आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा भारत तथा इंडिया। ठीक है, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, भारत तथा इंडिया। और अनुच्छेद 1 के अनुसार हम बात करें तो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ये आपको पता है कहा गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया, तो आई होप कि आपको ये तो पता होगा राइट आंसर इसका क्या होना चाहिए। देखिए भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? तो सही आंसर हमारा हो जाता है जी ऑस्टिन, यानी ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। ठीक है, जी ऑस्टिन एक अमेरिकी इतिहासकार थे, ये क्वेश्चन भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया? हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग कहाँ किया गया? तो सिंपल सी बात है कि सबसे पहला जो लाइन होता है संविधान की प्रस्तावना का यही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संघ 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? 1975 तक सम्मिलित नहीं था, तो क्या होगा राइट आंसर?
तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, अखंडता जो शब्द है। देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जो शब्द है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सभी व्यक्ति जो है पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत माना जाता है। यह सिद्धांत जो माना जाता है वो सार्वभौमिकता का सिद्धांत कह सकते हैं। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। ठीक है, तो इसके अनुसार एक्चुअली होता क्या है कि इसके अनुसार सभी व्यक्ति को उसके मानव अधिकार समान रूप से बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध होने चाहिए, इसका अर्थ ये होता है। अगला क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन से पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त ये करता है कि भारत में राज्यों का कोई धर्म नहीं है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान के उद्देशिका में सन्निहित नहीं है? भारत के उद्देशिका में सन्निहित नहीं है और वो है आर्थिक स्वतंत्रता। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है, आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है जबकि आर्थिक न्याय की बात की गई है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का अंग स्वीकार किया? तो राइट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, केशवानंद भारती विवाद। ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार बता भी चुका है। अगला क्वेश्चन, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, तो बताइए प्रथम अनुच्छेद के अनुसार क्या है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी को टिक करेंगे, यानी कि राज्यों का संघ है। ठीक है, अनुच्छेद 1 में कहा गया राज्यों का संघ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की देशी रियासतों के विलय में किन दो व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी सरदार पटेल और वीपी मेनन ने। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर होगा राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि संविधान के अनुच्छेद 239 के फर्स्ट के अनुसार संसद विधि द्वारा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन की व्याख्या कर सकती है, इसमें बात कही गई है। और इसके अधीन क्या है कि इनके अधीन संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति स्वयं या फिर उनके द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से करेगा। तो ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्ष 1948 में सरकार द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के विषय में परीक्षण हेतु नियुक्त प्रथम भाषाई प्रांत आयोगों के अध्यक्ष कौन थे? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा एस के धर। ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे, एस के धर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्यों तथा कितने संघ राज्यों का गठन किया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 14 राज्यों तथा 6 संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, स्वतंत्रता के पश्चात नए राज्यों के गठन के लिए 1953 में जो कि फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी, गठन की गई थी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न ये कह रहा है कि नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है? नए राज्य के गठन की शक्ति जो कि संसद में निहित है। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि नए राज्यों के निर्माण तथा वर्तमान राज्यों के जो क्षेत्र हो या फिर सीमा हो उनके नामों में परिवर्तन कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया था? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 69वां संविधान संशोधन 1991। ठीक है, अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? देखिए छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की अगर हम बात करें तो ऑप्शन हम यहाँ पे ए को टिक करेंगे, 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश राज्य के दक्षिण पूर्व भाग को पृथक करके की गई थी, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो संघ शासित प्रदेश की संख्या कितनी है वर्तमान में? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, देखिए मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात भारत में कुल 9 संघ शासित प्रदेश हो गए थे, लेकिन आपको पता है कि हाल ही में दादर व नगर हवेली तथा दमन व दीव को एक साथ विलय कर दिया गया, जिसके पश्चात पुनः 8 संघ शासित प्रदेश हो गए। ठीक है, दिल्ली, पांडुचेरी और जम्मू कश्मीर में विधानसभाओं का गठन का प्रावधान है, ये ध्यान में रखिएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि भारतीय संघ में नए राज्य का सृजन किया जाना हो तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रथम अनुसूची में। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि निम्न में से कौन एक भारत संघ का सहयोगी राज्य था जिसके बाद भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया, और वो था हमारा सिक्किम। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा सिक्किम। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए किस प्रकार का बहुमत चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए साधारण बहुमत। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न बनता है कि भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को शामिल करने की शक्ति किससे प्राप्त है। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को शामिल करने की शक्ति किसे प्राप्त है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे, संसद को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है। तो भारत में कुल राज्यों की संख्या वर्तमान में 28 है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों की स्थापना का सही आरोही क्रम क्या है। आरोही क्रम आपको पता है क्या होता है, ठीक है। आरोही क्रम हम किसे कहते हैं, डेफिनेटली आपको पता होगा कि आरोही क्रम का मतलब होता है कि बढ़ते क्रम में, ठीक है ना। तो देखिए मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाता है, जो कि ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, ठीक है। नागालैंड, मेघालय, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। नागालैंड की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी, तो 1963 में, ठीक है, 1963 में। उसके बाद अगर हम बात करें मेघालय, तो मेघालय जो था वो 1972, ये ध्यान रखिएगा 1972। उसके बाद सिक्किम की बात करें तो सिक्किम आपको पता होगा 1975 में, ठीक है, 1975 में। उसके बाद अगर हम देखें लास्ट वाला क्या है, लास्ट वाला अरुणाचल प्रदेश जो कि 1987, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए ये बढ़ते क्रम में हमारा हो जा रहा है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला प्रश्न बनता है कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भाषाई आधार पर सबसे पहले जो कि आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कितने आरक्षित सीटें, तो कुल 20 आरक्षित सीटें, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बनता है कि संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। तो कौन सा भाग जो कि नागरिकता से संबंधित है, तो भाग 2। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, जो कि भाग 2 यानी कि अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में बात कही गई है। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है, तो भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न क्या बनता है कि भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है किस आधार पर, तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी के आधार पर, जन्म के आधार पर, निवास के आधार पर, देशीयकरण के आधार पर। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया। तो दोहरी नागरिकता का सिद्धांत किस देश में स्वीकार किया गया, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो सकती है। तो देखिए परित्याग करने पर भी, पर्यावासन करने पर भी और साथ ही साथ वंचित किए जाने पर भी, उपयुक्त सभी से ऑप्शन डी को टिक करेंगे, ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न ये बनता है कि संविधान के 26 नवंबर 1949 को अंकित किए जाने के साथ संविधान के कौन से प्रावधान तुरंत लागू कर दिया गया था। बताइए, तुरंत लागू कर दिया गया था। तो नागरिकता का प्रावधान भी, चुनाव संबंधी प्रावधान, अंतिम संसद संबंधी प्रावधान, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया। मौलिक अधिकारों का उल्लेख भाग 3 में किया गया। ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे, ठीक है। मौलिक अधिकार भाग 3 जो कि 12 से 35 अनुच्छेद तक शामिल है, अमेरिका के संविधान से लिया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, सूचना का अधिकार। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। देखिए सूचना का अधिकार मूल अधिकार के रूप में भारतीय संविधान में नागरिकों को प्रदान नहीं किया गया। यह एक विधिक अधिकार है जिसे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत नागरिकों को प्रदान किया गया था। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये कि ये पारित कब हुआ था, तो ध्यान रखिएगा ये जो पारित हुआ था वो जून 2005 में पारित हुआ था, लेकिन इसको लागू कब किया गया था, तो लागू किया गया था 12 अक्टूबर 2005 को। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान किया गया। तो देखिए समता के अधिकार का जो प्रावधान किया गया, समता का अधिकार कह सकते हैं, समानता का अधिकार कह सकते हैं, ये 14 से 18, यानी हम ऑप्शन यहाँ पे ए को टिक करेंगे, 14 से 18। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन करता है, यानी अनटचेबिलिटी के बारे में बात की जाती है, और ये बहुत ज़्यादा सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, संपत्ति का अधिकार। देखिए संपत्ति का अधिकार पहले अधिकार था, मौलिक अधिकार, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको हटा कर दिया गया और अब इसे एक विधिक अधिकार बना दिया गया, जो कि अनुच्छेद 300 के क के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में नहीं था। प्रेस की स्वतंत्रता की अगर हम बात करें तो भाषण की स्वतंत्रता होती है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है, कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं को प्रदान करता है बताइए। तो कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं को प्रदान करता है, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 20 के 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक क्या है। जीवन का अधिकार क्या है बताइए। तो जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार होता है, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। ठीक है, जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों या फिर शिशुओं को शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। तो शिक्षा का अधिकार ये हमारा मूल अधिकार हो जाता है, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। ठीक है, मूल अधिकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न ये बनता है कि मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे, अनुच्छेद 24। ठीक है, अनुच्छेद 24 बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है, किस अनुच्छेद में। तो अनुच्छेद 27 के द्वारा, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न बनता है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करें, अधिकार कर्तव्यों बताइए। अधिकार कर्तव्यों डॉट 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 यहाँ पे होना चाहिए था, तो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा को अनुदेशित करते हैं, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, अनुदेशित करते हैं। संविधान और विधि द्वारा जो प्रदत्त अधिकारों की सीमा में ही हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना होता है, अतः अधिकार कर्तव्यों को अनुदेशित करते हैं, ये पूरा लाइन होगा। अगला प्रश्न बनता है कि मूल अधिकारों से संबंधित विवाद निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है कि गोलकनाथ बनाम पंजाब 1967, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है कि विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो कि विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया। अल्पसंख्यक के हितों की सुरक्षा का प्रावधान आर्टिकल 29, यहाँ पे हम ऑप्शन जो कि सी को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने किस वर्ष पारित किया था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी होगा 1976। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, 1976 में। मंडल आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, 1980 में इन्होंने अपनी जो कि रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति जानने के लिए 20 दिसंबर 1978 को मोरारजी देसाई की सरकार ने बिहार के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे बीपी मंडल, यानी इनका पूरा नाम था बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 12 दिसंबर 1980 को प्रस्तुत करते हुए पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण का सिफारिश भी किया था, तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 33,
ठीक है। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं किसके द्वारा? देखिए मौलिक अधिकारों के दौरान हम कहा आपातकाल के दौरान बात करें तो मूल अधिकारों का निलंबन 2 प्रकार से होता है और ये किसके द्वारा होता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एक तो होता है अनुच्छेद 358 के अनुसार और दूसरा होता है अनुच्छेद 359 के अनुसार। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर इससे डिटेल में बात करना होगा तो हम किसी और वीडियो में बात कर लेंगे। फिलहाल क्या है कि निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति दी गई है? तो राइट आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का ब्लू वर्क है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कौन सी रीट व्यक्तिगत जो कि स्वतंत्रता का ब्लू वर्क है? तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे, बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य है? बताइए यहाँ पे कौन सा एक सत्य है? तो राइट आंसर क्या होगा कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 में समर्थन किया गया था। बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निवारक नज़रबंदी के अंतर्गत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने दिनों तक बंदी बनाया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 3 माह तक। ऑप्शन सी को टिक करेंगे, 3 माह तक। नेक्स्ट क्वेश्चन कि उच्चतम न्यायालय के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज को फहराना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सम्मिलित किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, अनुच्छेद 19 के फर्स्ट के क के अनुसार। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान में राज्यों के नीति निषेधों का संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? ये बहुत बार पूछा गया, किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया? आयरलैंड के संविधान से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? जो कि भाग 4। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, भाग 4। भाग 4 का संबंध राज्य के नीति निषेधक सिद्धांतों से ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट बनता है कि कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य जो होता है, हम यहाँ पे राइट आंसर किसे टिक करेंगे? ऑप्शन ए, अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ध्यान रखिएगा, कई लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट करके बताते हैं कि कमज़ोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना, लेकिन एनसीईआरटी बुक जो है ये आपका फॉलो कर रहा है ऑप्शन ए को, तो मैंने अक्सर आपको ऑप्शन ए ही बताया। अगला प्रश्न देखिए एक्चुअली मैं आपको समझा दूं, अगर आप इसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। तो इस एक्सप्लेनेशन को हम इस तरह से कर सकते हैं, जैसे कि आपको पता है कि राज्य के नीति सिद्धांतों का अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? तो 36 से 51 के अंतर्गत दी गई है और इन अनुच्छेदों के माध्यम से अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। जैसे जैसे की बात करें, जैसे में समान कार्य के लिए महिला एवं पुरुषों का समान वेतन, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना आदि प्रकार की कई चीज़ें इसमें दी गई हैं। इसलिए कहा जाता है कि अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। ऑप्शन ए को ही आप टिक करेंगे। ठीक है ना, मुझे उम्मीद है कि आपका ये डाउट्स तो क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो बताइए कि मौलिक कर्तव्य यहाँ पे कौन सा है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो देखिए मूल कर्तव्यों का वर्णन जो कि कह सकते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया? तो अनुच्छेद 51 के क में दिया गया। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। और मूल कर्तव्य की बात करें तो ये रूस के संविधान से लिया गया और ये भाग 4 के क में ही शामिल है। ठीक है ना। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य के नीति सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं? बताइए क्या होगा राइट आंसर? तो मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा ऑप्शन सी बी को टिक करेंगे, अनुच्छेद 37। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, अनुच्छेद 37। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधानुसार अदा किया जा सकता है? और ये जो बात की गई थी केटी शाह के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न कि समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? तो देखिए समान नागरिक संहिता एकमात्र राज्य गोवा में लागू है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है?
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 39 के क में बात कही गई है। ठीक है, 39 के क। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया जाता है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद अक्सर पूछा जाता है, अनुच्छेद 40 ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का सिद्धांत संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन सी को टिक करेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इसके बारे में वर्णन किया गया। आर्टिकल 50 कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आर्टिकल 50 है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण का सिद्धांत इसी में वर्णन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा पर आधारित नहीं है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गांधीवादी विचारधारा पे कौन कौन से अनुच्छेद शामिल है, और उसमें कुल 4 अनुच्छेद है, जैसे कि 40 हुआ और 43 कह सकते हैं, एक 46 होता है और एक 47 होता है। ठीक है, 47 होता है। तो ग्राम पंचायतों का गठन इसमें आ जाता है 40 के अंतर्गत। औषधि उपयोग के अतिरिक्त सभी नशीली पदार्थों का सेवन पर प्रतिबंध की बात करें तो ये आपका 47 के अंतर्गत आ जाता है। और अगर हम बात करें कमज़ोर तथा पिछड़े वर्गों के विकास के कार्य करना तो ये आपका 43 के अंतर्गत आता है। ठीक है, लेकिन ये इसके अंतर्गत नहीं आता, इस वजह से हम कहेंगे ऑप्शन बी इसके अंतर्गत नहीं होगा। ठीक है ना, ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न ये बनता है कि निम्नलिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत उदारवादी विचारधारा पर आधारित नहीं है? तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त में से कोई गलत नहीं है, सभी के सभी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत समाजवादी विचारधारा का प्रतीक है? समाजवादी विचारधारा का प्रतीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी को टिक करेंगे, उपरोक्त सभी। क्लियर। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि मौलिक कर्तव्यों का समुच्चय सदैव अंग होता है। बताइए समुच्चय सदैव अंग होता है कौन? तो सही आंसर होगा समाजवादी संविधान का, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे। यह कथन संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? देखिए अगर बात यहाँ पे जो कि पर्यावरण की जाती है तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण की अगर बात किया जाता है तो ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, आर्टिकल 48 फर्स्ट, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक विषय यह है कि जिसे संविधान में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों की सूची में शामिल किया गया है? तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, वैज्ञानिक स्वभाव, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार आदि की भाव विकसित करना, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। और ये जो बात कही गई है वो आर्टिकल 51 के क के ज में बात कही गई है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 किससे संबंधित है? 41 का संबंध यहाँ पे हो जाता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, कोई दिक्कत नहीं, 36 से 51 के अंतर्गत आता है तो 41 इसी के अंतर्गत ही आएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 के क में वर्णित उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी किससे संबंधित है? तो इसमें भी तो कोई दिक्कत नहीं, वही हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, क्योंकि आर्टिकल 53 दिख रहा है तो 36 से 51 के अंतर्गत आता है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देगा? देखिए भारत का जो राष्ट्रपति होगा वो अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेंगे? उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहे हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वीवी गिरी। ठीक है, ऑप्शन हम यहाँ पे ए को टिक करेंगे, वीवी गिरी। अगला प्रश्न बनता है कि भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, ऑप्शन हम ई को टिक करेंगे। ठीक है, आपको पता है कि आर्टिकल 53 क्या कहता है कि इसके अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है, और वह अपना प्रयोग जो है, इसका प्रयोग जो कह सकता है संविधान के अनुसार स्वयं या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये तो हो गया ना। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में विवादों का समाधान कौन कर सकता है? तो कौन करता है? राइट आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है।
अगला प्रश्न बनता है कि केंद्र और राज्यों के मध्य संसाधनों के वितरण के लिए सुझाव देने हेतु राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का वर्णन किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए वित्त आयोग का। ऑप्शन ए सही आंसर। अगला प्रश्न बनता है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। बताइए कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है किस तरह से? तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कह सकते हैं कि संसद के सदस्यों द्वारा। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। आर्टिकल 66 के फर्स्ट के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों, ध्यान रखिएगा, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों से मिलाकर के गठित होने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा जो कि किया जाता है। ठीक है। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। उपराष्ट्रपति जो कि पदेन अध्यक्ष होते हैं राज्यसभा के। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में, तो देखिए लोकसभा में जो कि 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है, जबकि राज्यसभा में टोटल 12। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। आर्टिकल 76 आर्टिकल 76 के द्वारा। आपको पता है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। किसके द्वारा? तो संसद के द्वारा चलाया जा सकता है, संसद की किसी भी सदन के द्वारा। आर्टिकल 61 के तहत आपको ये बात कही गई है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? निर्विरोध के रूप में चुने गए थे कौन? नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। और इनका कार्यकाल 1977 से 1982 तक था, जो कि भारत के 6ठे राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया। निम्न में से भारत के वह राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार जो कि राष्ट्रपति पद पर रहे? 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कि 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। ठीक है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाता है। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? भारत का राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। संसद जो कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के बना होता है। 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? 2 पूर्ण अवधि इन्होंने पूरा किया था उपराष्ट्रपति के रूप में, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाता है। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? देखिए जो भी टॉपिक आपने यहाँ पे पढ़ा, और अगर आप इसका एडवांस क्वेश्चंस देखना चाहते हैं पूरे अच्छे तरीके से, और अगर आपको डीपली समझना जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित, तो आप हमारे इंडियन पॉलिटी का जो मैंने टॉपिक वाइज करा रखा आप वहाँ पर भी जा करके देख सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो टोटल 14, लोकसभा में 2, राज्यसभा में 12, टोटल 14। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा पर अपने पद पर जो कि बना रह सकता है? क्या होगा राइट आंसर? तो राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन हम यहाँ पे ए को टिक करेंगे। भारत के राष्ट्रपति की इच्छा पर अपने पद पर बना रह सकता है। भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन का आयोजन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो राइट आंसर होगा भारत का निर्वाचन आयोग। ठीक है। भारत का निर्वाचन आयोग। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? राष्ट्रपति का अध्यादेश किस आर्टिकल में है? तो 123 में। ठीक है। स्टार्टिंग में हमने बात किया था, तो कितने अवधि के लिए? तो 6 माह के लिए। ठीक है। ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे, 6 माह के लिए। भारतीय संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ब्रिटेन के संविधान से। संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? सदस्यों का कार्यकाल जो यहाँ पे पूछा रहा है कितने वर्षों का होता है? तो कुल 6 वर्षों का होता है। ठीक है। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ? राज्यसभा का गठन जो वो किस वर्ष हुआ था? तो राज्यसभा का गठन 1952, यानी ऑप्शन यहाँ पे बी को टिक करेंगे। ठीक है। राज्यसभा का गठन सर्वप्रथम 1952 में हुआ था, जिसका प्रथम सत्र 13 मई 1952 को प्रारंभ हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते का निर्धारण जो कि संसद के द्वारा की जाती है,
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 97 के अनुसार राज्यसभा के सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते को संसद विधि द्वारा समय समय पर निर्धारित करती है। ठीक है, इसका उल्लेख जो कि दूसरी अनुसूची में भी किया गया। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? जिस तरह से महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, उसी तरह से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति कौन सी है? तो वो संसदीय समिति है लोक लेखा समिति। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। लोक लेखा समिति जो कि संसद की सबसे पुरानी समिति है, जिसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से, 7 सदस्य राज्यसभा से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो सिंपल सी बात है, राज्यसभा का जो सदस्य, राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, वो इस सदन का सदस्य नहीं होता है। संसद के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को लोक महत्व का अविलंबीय विषय मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्थगन प्रस्ताव, यानी ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, स्थगन प्रस्ताव। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है। मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है तो करेक्ट आंसर क्या होगा? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, यानी कि कैबिनेट सचिव। देखिए ध्यान दीजिएगा कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार के हैं वो, और उप मंत्री शामिल होते हैं। ठीक है, इसके अनुसार कह सकते हैं कैबिनेट सचिव इसके अंतर्गत नहीं आता। चलिए, निम्न में से कौन सा संसद से संबंधित नहीं है? संसद से संबंधित नहीं है तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी कि बर्खास्त करना संसद से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न बनता है कि लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में जो प्रमाणित करता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न बनता है कि प्राक्कलन समिति संसद की किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? तो देखिए, प्राक्कलन समिति की बात करें तो प्राक्कलन समिति टोटल ये लोकसभा कह सकते हैं कि लोकसभा के सदस्यों की समिति होती है। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है, इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? कुल 30 सदस्य होते हैं, जो कि सभी के सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं। संसद के किसी सदन में मुख्य विपक्षी दल का मान्यता प्राप्त करने के लिए उस दल के कितने सदस्य होने चाहिए? तो सही आंसर होगा सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न बनता है कि अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है, किसके द्वारा? तो ये की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, किसके द्वारा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या बनता है? संसदीय सरकार की एक प्रमुख विशेषता, संसदीय सरकार की एक प्रमुख विशेषता है। तो संसदीय सरकार की एक प्रमुख विशेषता ये है कि संसद के प्रति मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। ऑप्शन डी को टिक करेंगे, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राज्यसभा का उपसभापति किसे चुना जाता है? चलिए, राज्यसभा का उपसभापति जो कि किसे चुना जाता है, क्या होगा राइट आंसर? तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि राज्यसभा का उपसभापति किसी भी व्यक्ति को जो उस समय राज्यसभा का सदस्य हो, यानी ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा ऑप्शन सी को टिक करेंगे, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, विट्ठल भाई पटेल। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय विधानमंडल का गठन 1921 में किया गया था। 1925 में विट्ठल भाई पटेल इसके प्रथम भारतीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, जबकि इसके प्रथम अध्यक्ष की बात करें 1921 में फ्रेडरिक वाइट थे। ठीक है, फ्रेडरिक वाइट। अगला प्रश्न बनता है कि यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग तदर्थ समिति कहते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है? संघीय बजट से संबंधित है जो कि कटौती प्रस्ताव। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, कटौती प्रस्ताव। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि लोकसभा की कार्यवाही आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति यानी कि कोरम क्या होनी चाहिए? चाहे वो लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, दोनों के लिए कोरम की बात करें तो 1/10वां भाग। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी 249। ठीक है, 249 बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है कि भारत के संसदीय शासन व्यवस्था में दो ध्यान दीजिएगा, दो अस्थायी सदनों का नाम बताइए। तो दो अस्थायी सदन कौन से हैं? तो राइट आंसर होगा लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभा, ये दोनों अस्थायी सदन हैं। ठीक है, अगला प्रश्न नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी व्यय नहीं किया जा सकता है? तो सही आंसर क्या है? संसद। ठीक है, संसद ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। करों और सरकारी कार्यों के निर्वहन से केंद्र सरकार को प्राप्त संपूर्ण राजस्व किस निधि में रखा जाता है? तो संपूर्ण जो राजस्व होता है वो भारत के संचित निधि में रखा जाता है। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जो कि सत्य है? तो बताइए कि कौन सा एक कथन यहाँ पे सत्य होगा। सत्य कथन ये कि धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है, ये कथन बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न क्या बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं होता है? तो भारत के संचित निधि पर भारित नहीं होता है भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते, यानी ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है कि संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग या संपूर्ण भाग में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति से? ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? तो ध्यान दीजिएगा, संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल जो वो भारत की देन है। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। शून्यकाल को 1962 में भारतीय संसदीय प्रक्रिया में जो कि सम्मिलित किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी 1952 में पहला आम चुनाव हुआ था, ध्यान रखेंगे। चलिए अच्छा, जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पूछा जाता है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? प्रोटेम स्पीकर जो है वो किसे नियुक्त किया जाता है? तो सही आंसर क्या? अच्छा, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, बताइए प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से किसी एक को। ऑप्शन यहाँ पे हम सी को टिक करेंगे। तो देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग 150 प्लस क्वेश्चंस डिस्कस किया और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और क्वेश्चंस का लेवल तो काफ़ी अच्छा ही रहता है, एनसीईआरटी का है तो क्वेश्चंस आपको याद रखने ही रखने। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा, क्योंकि ये पॉलिटी का आधा हम लोगों ने चैप्टर कंप्लीट किया, क्योंकि इसमें 16 टॉपिक दिए गए थे पॉलिटी से रिलेटेड, जिसमें मैंने 8 टॉपिक से रिलेटेड 150 क्वेश्चंस यहाँ पे इंक्लूड किया। नेक्स्ट 8 टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते हैं और इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।